तो एक दो दिन एकदम चलने ही नहीं दी क्लास। देखिए भाई आपका, हाँ एक हफ्ता बहुत हमें परेशान की। फिर उदाहरण दो चार दिया गया तब उसको हटा दिया, नहीं तो पता लगा। दो चार उदाहरण दिया गया तब उसको समझ में आया कि सर हम ही को बोल रहे हैं। ये आप लोग ना कहिएगा कि मुन्ना भाई एलएलबी सर कहते हैं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। आइए शुरू किया जाए भाई थोड़ा। आइए कम ही लोग आएंगे, शुरू किया जाए अभी। 5 6 दिन ऐसे ही चलेगा। देखिए आपका, ये यूपीजे के लिए जो लोकल एक्ट है उसको शुरू किया गया था कल। फिर एक बार हम बता दें, मैंने भूमि का नया कानून सब शुरू किया गया है। देखिए जो कानून का नाम था अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973, यानी कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973। इसमें कल भूमिका में आपको जो बताया गया था वह फिर एक बार हम देख लें और तब आपका इसमें आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका यूपी में 6 लोकल एक्ट है जो थर्ड पेपर में आते हैं। और अब आपका जो पहला क्लास चलेगा वह आपका यूपी का जो थर्ड पेपर है उसी को लेकर चलेगा। उसके बाद आपका मेजर एक्ट चलेंगे। और शाम वाले बैच में भाई आपका 24 से नया बैच लगेगा, जिसमें कि आपका एक तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस एक्ट है वो चलेगा। और फिर आपका यूपी तो चल ही रहा है, सुबह आपका एक बिहार का बैच भी लगाना है, ताकि जो बिहार में सिलेबस है वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्री में सिलेबस है। तो कम से कम आपका वो भी वैकेंसी 2 3 माह में आने की संभावना है। और 6 7 माह लगेगा कोर्स ख़त्म करने में। तो आपका बिहार में जो सिलेबस है, मेजर एक्ट अभी नहीं चलेगा, पहले छोटे छोटे जो कानून हैं उसको हम शुरू करेंगे तो बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट। लेकिन एक फिक्स है कि यूपी का पुलिस एक्ट आपका 24 तारीख से शाम को लगेगा। अब सुबह भी बाद में लगेगा, क्योंकि आपका रेगुलर बैच चल रहा है। जब आ जाएगी वैकेंसी तो लगाया जाएगा लास्ट में, क्योंकि दिसंबर आपका 15 दिसंबर के पहले बता दिया जाए यूपी एपीओ की वैकेंसी आ जाएगी। यूपी ये हो सकता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आए, लेकिन पहले एपीओ आ जाएगी, ये बता दिया जाए जो हम सूचना मने जो है। आइए इस कानून को देखा जाए, अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट। तो कल हमने 1 घंटा भूमिका बताई थी, फिर हम बता दें आपका 2 4 मिनट तब आपका कानून शुरू किया जाए। माने शहर का जो विकास है वह सुव्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए यह कानून बनाया गया। इसके लिए आपका एक विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा। और वह विकास प्राधिकरण योजना बनाएगा, एक पूरे जिले के विकास की योजना जिसे मास्टर प्लान कहते हैं, और एक जिले के क्षेत्र के विकास की योजना, यानी कि जिले के किसी भाग के या एरिया के उसको जोनल प्लान या क्षेत्रीय योजना कहते हैं। अब ये है कि शहर का विकास इस योजना के अनुसार ही किया जाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपका विकास प्राधिकरण। जो विकास प्राधिकरण का नाम होता है उस जिले के नाम पर ही रखा जाता है। जैसे कि आपका प्रयागराज है तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण, यानी कि आपका पीडीए। जैसे लखनऊ है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण तो एलडीए। बनारस है तो बनारस विकास प्राधिकरण तो बीडीए। नोएडा विकास प्राधिकरण तो एनडीए। माने जिले के नाम पर रखा जाता है।
ये जो विकास प्राधिकरण है, अब ये योजना बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, योजना को राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा। जब राज्य सरकार उसको ओके कर देगी तो उस योजना के अनुसार शहर का विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। और मैं कल बताया था कि जब प्राधिकरण किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र के माने जब प्राधिकरण द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि यह क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एरिया में आता है, तो कोई व्यक्ति अब बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के आपका कोई निर्माण अपनी जमीन पर नहीं करेगा। इसके लिए नक्शा पास कराइए, तमाम तामझाम होते हैं। और ये याद रखिए, अब इसी नक्शा पास कराने में आप लोग देखे भी होंगे कि शहर में जैसे ही कोई नया निर्माण शुरू होता है, तुरंत आपका पीडीए वाले पहुंच जाते हैं और रुकवा देते हैं, सील करते हैं। और फिर 10 दिन बाद क्या लेते हैं, ऊपर से गोला बारूद नहीं, ऊपर से क्या ले लेते हैं, पैसा। तो धीरे से आपका काम शुरू हो गया, बन भी गया। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो विकास प्राधिकरण है, अनाधिकृत जो निर्माण है या बिल्डिंग बनी है, उसको तोड़ने का भी हक रखता है। यानी कि सूचना देकर किसी भी अवैध बिल्डिंग को क्या कर सकता है, गिरा सकता है। तो कल हम बताए थे कि ज़्यादातर अगर हम प्रयागराज में ही देखें तो 90% जो अल्लाहपुर और बघाड़ा में बिल्डिंगें बनी हैं वह अवैध हैं। और विकास प्राधिकरण जब चाहे तब इन बिल्डिंगों को नोटिस देकर तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बिना नक्शा पास कराए और बिना अनुमति के ही लोग अपनी ज़मीन पर मकान बना लिए हैं। इसके बाद एक और नियम हमने बताया था कि अगर आप नक्शा पास कराए हैं, उस नक्शे के अनुसार मकान बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और नक्शे में जैसे नक्शा जो पास कराए और मकान जो बनाए उससे भिन्न आपका बना दिए, तब भी जो विकास प्राधिकरण है उसको तोड़ सकता है, यानी कि उस भवन को ध्वस्त कर सकता है। तो जो ज़्यादातर माफिया होते हैं वह दबंगई के आधार पर अपना शहर में फ्लैट या मकान या बिल्डिंग बनाते हैं। और जैसे ही विपक्षी सरकार आती है उनकी बिल्डिंगों को तोड़ना क्या कर देती हैं, शुरू। क्यों? क्योंकि यही कहती हैं कि बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग अवैध रूप से क्या की गई है, बनाई गई। इसके बाद हमने बताया था कि विकास प्राधिकरण क्योंकि भाई लोगों को आवास भी उपलब्ध कराता है, सुख सुविधा भी, जल की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, रोड आने जाने लायक हो, तमाम चीज़ें ये किसका कार्य है, आपका विकास प्राधिकरण का। अतः ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण को जमीन की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि वह फ्लैट बनाकर लोगों को दे सके। तो ऐसी दशा में वह भूमि को एक्वायर करता है, तो डायरेक्ट नहीं करता भूमि को एक्वायर, राज्य सरकार से मांग करता है कि इतनी ज़मीन इस एरिया में हमें चाहिए। तो राज्य सरकार किसानों या भूस्वामियों से ज़मीन एक्वायर करती हैं और एक्वायर करके विकास प्राधिकरण को देती है। और विकास प्राधिकरण उस भूमि का विकास करता है, चाहे पार्क बना दे और चाहे आपका बिल्डिंग बना दे या रास्ता बनाए, जो बनाए उससे हमें मतलब नहीं है, आगे बताया जाएगा। अब अगला ये आपका माने कि जो इस कानून में हमें पढ़ना है, यही पढ़ना है, ये आपका पहले याद रखना है कि कानून में हमें पढ़ना क्या है। इसके बाद आइए, जब भी कोई कानून पढ़िए तो आपका, चूंकि यूपीजे में ये कानून केवल मेंस में आएगा, तो भाई आपका और एचजेएस में प्री में भी आएगा। तो हमें इस हिसाब से लेकर चलना है कि कुछ प्री के क्वेश्चन जो आते हैं छोटे छोटे, 2-2 लाइन, उसको भी हम बताते हैं चले।
ताकि जो लोग एचजीएस के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ लाभ हो जाए। तो ऐसी दशा में जब भी कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले उस कानून का प्रियम्बल पर उद्देश्य देखा जाता है, यानी कि कानून बनाने के पीछे क्या एम था, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, ये पहले देखा जाता है। जैसे कि कोई भी आप कानून पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें एक प्रियम्बल होता है, यानी कि प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना ये बताती है कि ये कानून किस उद्देश्य के लिए बनाया गया। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रियम्बल दिया गया है, और प्रियम्बल पूछा भी गया था बिहार एपीओ में। कानून की कुंजी कही जाती है। प्रियम्बल में या उद्देशिका या प्रस्तावना में वे एम या लक्ष्य या ध्येय या उद्देश्य दिए रहते हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। तो अब समस्या ये आई कि जो उत्तर प्रदेश आपका माने अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 जो हम शुरू किए हैं, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य देखिए अब एक एक करके। अब जो भूमिका बांधी गई है उसी आधार पर ही उद्देश्य चलेगा। तो पहला उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में विकास हेतु विकास क्षेत्र की पहचान करना, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो नगर या शहर हैं तो किन शहरों में विकास की आवश्यकता है इसकी पहचान करना, ये पहला उद्देश्य है। भाई याद करते रहिए, पहला ये भाई बेयर एक्ट में नहीं है उद्देश्य, ये अलग से बताया जा रहा है। अभी बेयर एक्ट इसके बाद चलेगा, बेयर एक्ट में नहीं है। इसको आपका यानी कि पहला उद्देश्य ये रहा कि उत्तर प्रदेश के नगरों में से किस नगर का विकास किया जाना है, इस कानून के तहत उसकी क्या की जाएगी, पहचान। मैंने प्रयागराज का करना है कि कौशाम्बी का करना है कि बनारस का करना है कि लखनऊ का, ये कानून उनकी क्या करेगा, पहले पहचान। दूसरा है जो नगर या शहर हैं उनका विकास करके आधुनिक जो सुख सुविधा है उससे जोड़ा जाए। इसलिए आप देख भी रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शहरों का विकास किया जाए और शहरों को विकास करके उसमें जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जाए। तो आधुनिक सुख सुविधाएं क्या हैं? जैसे कि संचार के साधन हो गए, सड़क हो गई, प्रकाश हो गए, सीवर लाइन, जल की आपूर्ति हो गई, आपका आवास की जो समस्या है, रोड की समस्या है, इन सबों का क्या किया जाए, उचित विकास किया जाए। मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए जाएं, आपका एक लाइन से बनाए जाएं, ये सब। और रास्ता भी क्या रहे, चौड़ा कि पतला रहे, चौड़ा। अगला उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के नगरों का सुव्यवस्थित विकास किया जाए। सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से। सिस्टमेटिक का मतलब ये हुआ कि भाई जल आपूर्ति, सीवर लाइन, बिजली की आपूर्ति, रास्ता इत्यादि अच्छे ढंग से बनाया जाए ताकि किसी व्यक्ति को कोई समस्या न हो। इसके बाद आपका इस जो कानून का उद्देश्य है वह ये है कि योजना बनाई जाए। तो कौन कौन सी योजना हमने बताया कि बनाई जाती हैं? तो दो योजना तो याद ही रखिए। पहला कौन सा बताया जा रहा है लगातार, महायोजना यानी कि मास्टर प्लान, और दूसरा कौन सा बताया जा रहा है, क्षेत्रीय आपका विकास योजना यानी कि जोनल प्लान। यानी कि आपका मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाया जाए और उस प्लान के अनुसार शहर का सुव्यवस्थित या अच्छे ढंग से क्या किया जाए, विकास। इसके बाद अगला उद्देश्य है
कि नगरीकरण की समस्या का निदान किया जाए। तो आपका नगरीकरण किसे कहा जाता है और नगरीकरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए भाई, आपका व्यवसाय की तलाश में या उद्योग धंधे स्थापित हुए नगरों में, तो लोग गांवों से नगरों की ओर पलायन करने लगे, स्केप करने लगे। इसके कारण नगरों में तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। एक तो आवास की समस्या उत्पन्न हुई, दूसरा आपका रोड की समस्या उत्पन्न हुई, तीसरा आपका जल की समस्या उत्पन्न हुई, इत्यादि समस्याएं शहरों में क्या हुई? उत्पन्न। अस्पताल की हो गई, पार्क की हो गई, आपका कह सकते हैं कि कहाँ बच्चे खेलेंगे, आपका इत्यादि समस्याएं मैं बता दूं शहरों में उत्पन्न हुई। तो इस जो नगरीकरण की समस्या है, इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, यानी कि जो गांव से लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, तो उनको आवास मिले, उनको अच्छी सुविधा मिले, स्वच्छ जल मिले, उनको आने जाने का रास्ता मिले। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ये कानून बनाया गया। अगला आपका है कि नगरों के विकास के लिए वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षित किया जाए कि नगर के विकास में आप सहयोग करिए कि असहयोग। सहयोग करिए, असहयोग नहीं। और अंतिम है कि जो नगरों में आधारभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जाए, ताकि नगरों को किस रूप में विकसित किया जाए? तो स्मार्ट सिटी के रूप में, यानी कि शहरों में आधुनिक सुख सुविधाओं को प्रदान किया जाए, ताकि जो शहर हैं उनका विकास हो सके। और किस रूप में आइए बैठिए, उनका विकास हो सके, और किस रूप में उनका विकास हो सके? स्मार्ट सिटी, यानी कि शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने या मॉडल शहर बनाने की ओर अग्रसर होना, अग्रसर किया जाना भी इस कानून का उद्देश्य है। तो पहला क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के आपका उद्देश्यों का उल्लेख करिए। तो ये उद्देश्य है। अब आगे आया जाए, अगला देखा जाए इस कानून में। अब हमें सेक्शन 3 से देखना है। फिर एक आपका कंसेप्ट बनाइए भाई। मान लीजिए कि प्रयागराज का विकास करना है, तो सबसे पहले ये होगा कि प्रयागराज को किस क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? विकास क्षेत्र। विकास क्षेत्र। और जैसे ही विकास क्षेत्र के रूप में प्रयागराज को घोषित किया गया, वैसे ही अब यहाँ विकास प्राधिकरण की क्या की जाएगी? स्थापना। तो धारा 3 में विकास क्षेत्र की घोषणा करवाना है, और उस विकास क्षेत्र के विकास के लिए एक अथॉरिटी बनवानी है, और उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आपका डीए, यानी कि विकास प्राधिकरण। तो विकास क्षेत्र की पहले घोषणा करवाया जाए, और सेक्शन निकाल लीजिए आपका। अब सेक्शन वाइज चलेगा। देखिए आपका ये सेक्शन 3 देखिए भाई, विकास क्षेत्रों की घोषणा। यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो वह राजपत्र में नोटिफिकेशन या अधिसूचना द्वारा क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, यहाँ पूछा नहीं जाता। आपका विकास क्षेत्र की घोषणा किस धारा के तहत? 3 के तहत। विकास क्षेत्र की घोषणा कौन करती है? राज्य सरकार करती है।
क्या जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके सरकारी गजट में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। और ये राज्य सरकार को लगता है कि राज्य के किसी क्षेत्र का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर सकेगी? विकास क्षेत्र। तो बस आपका हो गया सेक्शन 3। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है मेंस में, सेक्शन 3 से नहीं बनता। एक तो उद्देश्य बनेगा, दूसरा सेक्शन 4 से बन सकता है। सेक्शन 4 से ये बनता है कि विकास प्राधिकरण के गठन कैसे होता है, गठन बताइए। यानी कि विकास प्राधिकरण का गठन के बारे में प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो आपका जवाब रहेगा कि विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। यानी कि एक लाइन भूमिका बांध के, और आपका देखिए बैरक से बाहर ज़्यादा नहीं जाना है लोकल में। फिर मैं बता दूं, जब भी लोकल लिखिए व्याख्या करने का समय नहीं रहता। आप बेयर एक्ट लंबा हो तो उसको अपनी भाषा में हम कन्वर्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि अगर 10 लाइन का है तो उन्हीं बातों को हम कितनी लाइन में समाहित करेंगे? 5 लाइन। तो नियम ये रहता है कि अगर कोई चीज़ 10 लाइन में लिखी गई है बेयर एक्ट में, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लिखा गया है, इतना हम नहीं लिख सकते, तो आप अपनी भाषा में उसे 5 लाइन में बनाइए। लेकिन शर्त ये है कि जो आप 5 लाइन में लिख रहे हैं, 10 लाइन की कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटने न पाए। यानी कि एक भी बात उसमें से जो महत्वपूर्ण है क्या न होने पाए, छूटने। तो आपका विकास प्राधिकरण का गठन आपका कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान किस सेक्शन में है? 4। अब देखिए इसी को थोड़ा आपका भूमिका बांधी जा चुकी है। अब एक एक करके देखिए धारा 4 पहला क्लास क्या कहता है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो विकास प्राधिकरण कहलाएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने जिन क्षेत्रों को धारा 3 के तहत विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के लिए एक अथॉरिटी की स्थापना कर सकती है, और इस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि विकास प्राधिकरण। तो बस पहला आपका वाक्य हो गया। दूसरा देखिए खंड, प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम से निगमित निकाय होगा। तो पहले तो इतना जानिए कि जो अथॉरिटी होगी अर्थात विकास प्राधिकरण होगा, उक्त अधिसूचना माने उस नोटिफिकेशन में उल्लिखित नाम से निगमित निकाय होगा। यानी कि जो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अधिसूचना जारी की है और विकास प्राधिकरण का गठन किया है, तो विकास प्राधिकरण एक कारपोरेट बॉडी होगी, एक निगमित निकाय होगा। तो निगमित निकाय किसे कहा जाता है? अब यहाँ देखना है। देखिए निगमित निकाय या कारपोरेट बॉडी, जैसे कि एक उदाहरण भी चलता रह जाए, जैसे कि प्रयागराज का विकास करना है तो धारा 3 के तहत राज्य सरकार ने प्रयागराज जिले शहर को क्या घोषित किया? एरिया डिसाइड रहती है, विकास क्षेत्र। तो धारा 4 के तहत अब राज्य सरकार इस विकास क्षेत्र के विकास के लिए क्या बनाएगी? विकास प्राधिकरण। तो विकास प्राधिकरण आपका बनाएगी कौन सी? राज्य सरकार। ये पहला खंड था। दूसरा खंड आपका धारा 4 का जो क्लाज नंबर 2 है,
उसमें भी कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, उनको समझना भी है। पहला ये बताई गई है नाम, यानी कि जिस नाम से विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा वह एक कारपोरेट बॉडी होगी, निगमित निकाय होगा। इसका मतलब समझना कि क्या हुआ। इसका मतलब तो एक नाम लिख लिया जाए तो प्रयागराज के लिए है, तो नाम इसका क्या होगा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि आपका प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसी को आपको समझना है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण होगा वह कारपोरेट बॉडी होगी। कारपोरेट बॉडी का मतलब ये हुआ कि इसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। विधिक व्यक्तित्व प्राप्त का मतलब ये हुआ कि यह एक आपका प्राकृतिक व्यक्ति तो नहीं होगी, लेकिन कैसी व्यक्ति मानी जाएगी, कृत्रिम। यानी कि जब जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ेंगे तो वहाँ लीगल पर्सनालिटी पढ़ाया जाएगा आगे। अब जो लोग नहीं पढ़े भाई थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में निगमित निकाय विधिक व्यक्तित्व पढ़ाया जाएगा और वहाँ बताया जाएगा कि व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक हम लोग हैं जैसे नेचुरल और एक आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी। तो जो कंपनी होती है, समूह होता है, संगम होता है, निकाय होता है, वो बनावटी व्यक्ति है। न तो सांस ले सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है, फिर भी जबरदस्ती उसे क्या मान लिया गया है, माने व्यक्ति माना गया है। इसी को कहते हैं फिक्शन। पूछा जाता है थ्योरी, 5 थ्योरी है और पहला थ्योरी क्या है इसमें जूरिस्प्रूडेंस में, फिक्शन थ्योरी। कल्पितार्थ यानी कि कल्पना कर ली जाती है कि ये भी क्या है, व्यक्ति। तो कल्पना कर ली। प्रयागराज विकास प्राधिकरण कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये कारपोरेट बॉडी है, यानी कि मान लिया गया कि ये क्या है, व्यक्ति। तो व्यक्ति किसे कहा जाएगा। अब अगला पॉइंट जूरिस्प्रूडेंस में देखना है। व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपने नाम से सूट फाइल कर सकता है, वाद ला सकता है। और दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विरुद्ध मुकदमा ला सकता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है वह वाद का पक्षकार हो सकता है, चाहे वादी या प्रतिवादी। यानी कि चाहे तो मुकदमा ये लाए या लोग इसके विरुद्ध क्या ला सकते हैं, मुकदमा। इसी को हम क्या कहते हैं, कारपोरेट बॉडी यानी कि निगमित निकाय। अगला शब्द देखिए भाई, प्राधिकरण। खंड 2 चल रहा है। प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम से निगमित निकाय होगा, ये बताया गया। जिसे मैं बैठना तो बैठिए देखिए हो, जिसे जंगम एवं अस्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत या परपिचुअल उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी, और वह उक्त नाम से वाद दाखिल करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जाएगा। अब इसको समझिए क्या करके, यानी कि जो विकास प्राधिकरण होगा क्या वह चल संपत्ति को भी, यानी कि जंगम या मूवेबल प्रॉपर्टी को भी, इसके बाद अस्थावर, अस्थावर मतलब कि अचल संपत्ति या दोनों, यानी कि चल अचल दोनों संपत्ति को अर्जित करने। अर्जित करने का मतलब ये हुआ एक्वायर करने, यानी कि ग्रहण करने, यानी कि अर्जित करने। धारित करने मतलब कि होल्ड करने, अपने पास बनाए रखने। तीसरा शब्द है व्ययन करने, यानी कि डिस्पोज ऑफ करने, यानी कि किसी को अंतरित करना, किसी को पट्टे पर देना,
किसी को दान में दे देना, ये क्या कहलाता है? डिस्पोजा। फिर एक बार समझिए इसको। विकास प्राधिकरण को ये शक्ति होगी कि वह क्या क्या कर सके, तो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित कर सकता है। अर्जित कर सकता है मतलब कि संपत्ति को ले सकता है, इसके बाद अपने पास संपत्ति रख सकता है। यानी कि विकास प्राधिकरण अपने पास क्या रख सकता है? संपत्ति। बताइए, चल के अचल की? दोनों। दोनों। और व्ययन कर सकता है, यानी कि डिस्पोज ऑफ। व्ययन का मतलब ये हुआ कि ये संपत्ति बेच सकता है, ये संपत्ति पट्टे पर दे सकता है, ये संपत्ति आपका दान दे सकता है, बंधक पर दे सकता है, कोई समस्या नहीं है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? डिस्पोज ऑफ। तो बताइए, क्या एडीए द्वारा जमीन बेची जाती है कि नहीं? फ्लैट बेचे जाते हैं कि नहीं? पीडीएफ है, पीडीए द्वारा बेचे जाते हैं। बना बना कर क्या किए जाते हैं? लोगों को पट्टा पर दिया जाता है कि नहीं? दिए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यय। तथा संविदा करने की शक्ति होगी, अर्थात जो विकास प्राधिकरण है वह किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठहराव कर सकता है, संविदा कर सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ यह क्या कर सकता है? संविदा कर सकता है। तो आपका अब कॉन्ट्रैक्ट में भी एक लाइन जाना है। संविदा के लिए सामान्यतः कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 होने चाहिए। व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति शामिल हैं कि बनावटी की? दोनों। तो ये जो विकास प्राधिकरण है, बताइए, ये प्राकृतिक है कि बनावटी? बनावटी। प्राकृतिक नहीं। संविदा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, भले ही ये कैसा व्यक्ति हो, कृत्रिम, आर्टिफिशियल या बनावटी या कल्पितार्थ कहा जाता है, कल्पित। अगला देखिए, इसमें संविदा करने की शक्ति के साथ, यानी कि ये तो शक्ति होगी ही, इसके साथ और क्या होगा? शाश्वत उत्तराधिकार होगा। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब परपिचुअल सक्सेशन, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब, अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, आपका फिर जूरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा। भाई, आपका एक ग्रोवर महोदय हैं, उनका पहले कोटेशन देखिए, पूछा गया है ग्रोवर जूरिस्प्रूडेंस में। एक कंपनी थी, कंपनी के डायरेक्टर थे और कंपनी के डायरेक्टरों की मीटिंग हो रही थी, उसी में बम विस्फोट होता है। सभी डायरेक्टर या निदेशक उस बम विस्फोट में मारे जाते हैं। तो क्या कंपनी मर गई कि कंपनी जिंदा रहेगी? बताइए। तो कंपनी मरी कि व्यक्ति मरा? तो भाई, व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन ये जो विधि की संतति है, संतति माने बच्चा, बच्चा माने जिसे विधि जबरदस्ती क्या मान ली है? व्यक्ति मान ली है, ये आपका मरता नहीं, ये हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। जैसे कि फिर एक कहानी से समझिए, राजा मर गया, राजा चिराई हो। इसका मतलब ये हुआ कि राजपद जो है वह इंग्लैंड में लंबे समय तक क्या रहे? चलता रहे। सेम उसी प्रकार आपका प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारी आएंगे जाएंगे, मरेंगे, रिटायर होंगे, बर्खास्त होंगे, लेकिन ये जो विकास प्राधिकरण है ये क्या रहेगा? बना रहेगा। व्यक्ति आए जाए, अधिकारी निलंबित हो आए जाए, जैसे कि आपका जिला जज, तो जिला जज का पद आपका बना रहता है। व्यक्ति रिटायर होता है, ट्रांसफर होता है, आता जाता रहता है। जैसे कि प्रधान आपका राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का पद थोड़े गायब हो जाएगा, व्यक्ति बदलेगा, लेकिन पद क्या होगा? वही रहेगा। इंग्लैंड का राजा है, राजा मर गया, दूसरा राजा आएगा, लेकिन जो राजा का पद है वह समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब कि व्यक्ति मरेंगे भले ही,
लेकिन ये विकास प्राधिकरण हमेशा क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। अगला देखिए, और सामान्य मुहर होगी। मुहर माने कि मुद्रा या सील होगी, यानी कि यह क्या जो ठप्पा मारा जाता है, मुहर होगी, और वह उक्त नाम से सूट फाइल करेगा, वाद दायर करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जाएगा। तो पहले ही नियम में हमने बताया कि जो विकास प्राधिकरण है यह एक निगमित निकाय या कारपोरेट बॉडी या विधिक व्यक्ति होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण अपने नाम से क्या कर सकता है, मुकदमा, और विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भी आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा। यानी कि उस वाद का पार्टी या पक्षकार विकास प्राधिकरण हो सकता है। लास्ट लाइन जो है, आइए खंड 3 देखा जाए। जहां तक धारा 4 के क्लाज 3 की बात है, क्लाज 3 में आपका ये बताया गया है कि जो विकास प्राधिकरण है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, यानी कि किन किन लोगों से मिलकर विकास प्राधिकरण बनेगा। यही रट्टा मारना, हम तो समझा ही रहे हैं, लेकिन आपका कौन कौन व्यक्ति विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे या विकास प्राधिकरण किन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, इस बात का उल्लेख किस क्लाज में है, 3 में। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, प्राधिकरण में उक्त विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित नगर का संपूर्ण भाग या कोई भाग शामिल हैं, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये विकास प्राधिकरण है वह किन किन लोगों से मिलकर बनेगा। तो देखिए मैं लिस्ट भी बना रहा हूँ कि किन किन लोगों से मिलकर बनेगा, और प्रयास ये करिए कि जो भी पढ़ाया जाए लिखवाया जाए, कल लिखवाया भी जाएगा भाई, कॉपी लेकर आइएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन उद्देश्य हो गया और दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा विकास प्राधिकरण के स्थापना कार्य। तो 2 क्वेश्चन कम से कम हो जाएंगे, तो पहले आपका आधा घंटा में लिखवाया जाएगा, क्योंकि अब तत्काल 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 सब कुछ करना है, एग्जाम आ रहा है तो उसको टालना नहीं आगे, यानी कि अब समय नहीं है कि आगे टाला जा सके। तो एक मोटी कॉपी थोड़ा बना लीजिए, मेरी सलाह मानिए, ताकि उसमें 2 या 3 लोकल एक्ट आ जाए। यानी कि लोकल एक्ट के लिए आपका 2 कॉपी बनाइए, थोड़ा मोटी मोटी, एक में 3 लोकल एक्ट, एक में 3, ताकि जब पढ़ना भी पड़े तो आपको आसानी रहे। 2 कॉपी उठाइए और पूरा मेंस के समय क्या करिए, आपका रट डालिए। तो देखिए कौन कौन होंगे, एक एक लाइन देखा जाए। पहले अध्यक्ष, अब एक तो अध्यक्ष हो गया, ये पहला व्यक्ति हो गया। अब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत ये पावरफुल होते हैं, मैं बता दूं। जो ये विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, नियुक्ति के लिए लाखों करोड़ों रुपया देकर नियुक्त होते हैं, क्योंकि एक बार जब अध्यक्ष बन गए तो सर्वे सर्वा हो गए। अब उसमें देखिए ध्यान ताम क्या होता है, आपका किसानों से जमीन लिए 10 रुपये के हिसाब से, और जब लोगों को देना हुआ जिनको आवास इत्यादि की आवश्यकता है उनको आप दिए 6 रुपये के हिसाब से, 6 रुपया। और इसमें होता क्या है कि पैसा लिए 8 रुपया के हिसाब से, यानी कि कागज में कितना दिखाए 6 और लिए कितना, तो एक पर कितना लाभ हो गया, और ये लाभ किसके खाते में गया, सरकार के नहीं, किसके। हाँ, तो एक आपका देखे होंगे बहुत आपका प्रसिद्ध नाम था आपका ये यादव सिंह। यादव सिंह जो था आपका, ये यादव सिंह नाम है भाई, वहाँ गाजियाबाद और नोएडा का था अध्यक्ष। देखिए वो अरबों की संपत्ति बनाया,
बस उन्होंने आपका यही जमीनों में किसानों से जो जमीनें ली गई थी उसी में हेर फेर किया, औने पौने दाम पर लोगों को दे दिया और अवैध पैसा लिया नक्शा पास करवाने में इत्यादि में, और अरबों की संपत्ति उसके पास पाई गई। जो भी सरकार आती थी 1 करोड़ या 50 लाख आपका फंड में दे देता था और सेटिंग कर लेता था। वो तो अलग बात है कि भाई लोग शिकायत किए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच होगी, अब पकड़ लिया गया ईडी उडी द्वारा। नहीं तो 15 साल से जो भी सरकार आती थी उसमें वह सेटिंग कर लेता था, मंत्री विधायक सबको, और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। तो पहला अध्यक्ष होगा और इसकी नियुक्ति अब याद रखिए कौन करेगी, राज्य सरकार, याद करते रहे। उसके बाद एक वाइस चेयरमैन होगा, यानी कि उपाध्यक्ष होगा। ये देखिए उपाध्यक्ष होगा, और ये दूसरे व्यक्ति हो गए, इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी। अब तीसरा देखिए, राज्य सरकार के उस विभाग का जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरणों से संबद्ध कारोबार का संव्यवहार किया जा रहा है, भार साधक सचिव। इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण जिस बारे में संव्यवहार कर रहा है उस उस विभाग का जो सचिव होता है वह पदेन सचिव होता है, वह पदेन सदस्य होगा, यानी कि ये तीसरे व्यक्ति हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मान लीजिए कि विकास प्राधिकरण सीवर लाइन का काम कर रहा है जल का, तो जो जल विभाग का सचिव होगा आपका राज्य का, वह पदेन इसका क्या होगा, मेंबर। माने जिस जिस एरिया में विकास प्राधिकरण जिस कार्य को कर रहा है उस विभाग का जो सेक्रेटरी होगा, माने राज्य का सेक्रेटरी, वह इसका क्या होगा, मेंबर। चौथा देखिए, राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो राज्य सरकार का कौन सा विभाग है, वित्त विभाग है, उसका कौन, सचिव, ये भी मेंबर होगा आपका। और पदेन यानी कि इन ऑफिसियो होगा, ये चौथे व्यक्ति हो गए आपके प्राधिकरण में, चौथे। पांचवा देखिए, मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश। जो मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश होंगे ये भी आपका मेंबर होंगे, ये पांचवा हो गए। छठवां, उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक, यानी कि आपका जो जल निगम का प्रबंध निदेशक है वह भी इस विकास प्राधिकरण का मेंबर हो गया। उसके बाद मुख्य नगर अधिकारी, तो मुख्य नगर अधिकारी चौथा हो गया सदस्य, सातवां। इसके बाद प्रत्येक जिले का जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि आठवां कौन हो गए इसके मेंबर, उस एरिया के डीएम, यानी कि प्रयागराज के डीएम। अगला देखिए, 4 सदस्य जिनका निर्वाचन उक्त नगर के जहां से वे स्वयं हैं नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में नगर महापालिका है तो जो नगर महापालिका के मेंबर होंगे अपने में से कितने लोगों को चुनेंगे, 4 लोगों को, और ये भी 4 लोग विकास प्राधिकरण के क्या होंगे, तो बताइए नगर महापालिका के जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं में से चुनाव होगा कि बाहरी लोगों में से, और कौन चुनेगा, वही लोग, मैंने अपने में से कितना चुन लेना है, 4। परंतु यह कि ऐसा सदस्य पद धारण करने से प्रवृत्त हो जाएगा जैसे ही वह नगरपालिका का सदस्य रहने से प्रवृत्त हो जाता है,
या इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जब ऐसा व्यक्ति नगर महापालिका या नगर पालिका का मेंबर नहीं रह जाता तो विकास प्राधिकरण का भी अब मेंबर रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई जब आपका माने सदस्यता ही समाप्त हो गई तो ये जो चार लोग हैं ये तभी तक विकास प्राधिकरण के मेंबर रहेंगे जब तक ये नगर पालिका के क्या हैं, मेंबर। और जैसे ही नगर पालिका के मेंबर से इनका समाप्त हुआ कार्यकाल या हटा दिए गए तो क्या अब विकास प्राधिकरण के मेंबर बने रहेंगे कि खत्म हो जाएगा, खत्म। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा 3 से अनधिक सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार अधिकतम कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकती हैं, मनोनीत कर सकती हैं सदस्य के रूप में, तो कितने लोगों को, 3। 3 से अधिक नहीं, कम कर सकती हैं। आपका देखिए बेयर एक्ट में 3 से अधिक लिखा है, उसको सुधार कर लीजिए हिंदी में। अगर आपके बेयर एक्ट में 3 से अधिक लिखा है तो उसमें सुधार कर लीजिए। आपका उसको 3 से अनधिक लिख लीजिए। देख लीजिए अगर 3 से अधिक लिखा है तो उसको बना लीजिए 3 से अनधिक। अनधिक का मतलब कि 3 से अधिक नहीं। देखिए इंग्लिश वर्जन स्पष्ट लिखा है। आपका इंग्लिश में स्पष्ट लिखा है, हिंदी में शब्द आपका छापने में गलत हो गया है, अनधिक को अधिक लिख दिया गया है। तो भाई कहीं काल गलती बेयर एक्ट में है तो उसको हम सुधरवाएंगे। आगे देखिए भाई खंड 4 देखिए, उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वह पूर्णकालिक होगी। यानी कि ये नहीं कि एक दिन के लिए होगी, पूर्णकालिक होगी। उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधियों से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तें से शासित होगा जैसे राज्य सरकार विहित करे। तो विकास प्राधिकरण का गठन आए तो गठन में आपका धारा 4 का खंड 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 और 5 जो ये क्लाज हैं इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपका उपाध्यक्ष के बारे में स्पेशल प्रावधान करता है, न कि आपका विकास प्राधिकरण की रचना के बारे में। तो इसको छोड़कर लिखना है। छठवां खंड देखिए अब, उपधारा 3 के खंड ग घ अंग च में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के बजाय आपका कह सकते हैं कि किसी अन्य को भेज सकते हैं। तो बस इसको एक लाइन बस ये जानना है कि कुछ जो मेंबर हैं वह स्वयं विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल न होकर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जैसे कि आपका मने आपका संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़िए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सामान्यतः आपका आपका सितंबर के तीसरे मंगलवार से महासभा की बैठक शुरू होती है और प्रत्येक सदस्य देश को समय दिया जाता है और वहाँ का जो प्रधान रहता है देश का वह जाकर वहाँ भाषणबाजी करता है। तो ये भी नियम है कि या तो भाई जाए आपका हेड देश का या न जाकर अपना प्रतिनिधि भेज दे और प्रतिनिधि वहाँ क्या करता है, यूएनओ में जाकर भाषण देता है। जैसे कि मोदी जी आपका गए थे अमेरिका, एक पंथ दो काज लेकर गए थे, यानी कि तमाम बैठक भी करना था और यूएनओ में क्या देना था, भाषण। तो ये चाहते तो अपने जगह पर किसी अन्य को भी क्या कर सकते थे, भेज सकते थे। तो सेम उसी प्रकार आपका कुछ मेंबर ऐसे हैं जो स्वयं भले न जाएं, अगर दूसरे को भेज देंगे तब भी काम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। एक सेकंड।
देखिए आपका अब खंड 7 उपधारा 3 में वर्णित क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 5 से अन्यून्य और 11 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनमें विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले नगरपालिका परिषदों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों से कम एक सदस्य शामिल हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर नगर महापालिका का एरिया है, फिर एक बार समझिए, अगर जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है वह नगर महापालिका में आता है तो उसके गठन के लिए क्लाज 3 लागू होगा। और मान लीजिए कि जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया, विकास प्राधिकरण बना दिया गया और उस क्षेत्र में अभी नगर महापालिका नहीं है, तो ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण के जो गठन की बात है वह क्लाज 7 में दी गई। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, अगर नगर महापालिका उस क्षेत्र में है तो विकास प्राधिकरण का कैसे गठन होगा, कौन कौन लोग रहेंगे, ये खंड 3 बताएगा। और उस एरिया में अगर नगर महापालिका नहीं है और विकास क्षेत्र घोषित करके विकास प्राधिकरण बना दिया गया तो उसमें कौन कौन होंगे, ये क्लास 3 से कवर नहीं होगा। किस क्लास से कवर होगा, क्लास 7। तो कौन कौन होंगे देखिए, स्पष्ट लिखा है, उपधारा 3 में वर्णित क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की नगर महापालिका है कि नहीं है, नहीं है, तो उस क्षेत्र में एक प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। फिर एक उपाध्यक्ष होगा, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। एवं 5 से अन्यून और 11 से अनधिक, ये याद करना है। यानी कि कम से कम 5 और अधिकतम 11 मेंबर होंगे। फिर एक बार समझिए, कम से कम कितने मेंबर, 5 और अधिकतम 11, जिसमें विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले नगरपालिका परिषदों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों से कम एक सदस्य शामिल होगा। यानी कि जो उस एरिया में अगर नगर पालिका है तो उस नगर पालिका में से आपका कम से कम, ये जो कम से कम 5 या 11 अधिकतम है, इनमें से नगर पालिका में से कम कितने सदस्य होंगे, एक। कितने सदस्य उसमें मने होंगे, एक। अब आइए आपका, परंतु यह कि उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्लाज 8 देखिए, प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता अथवा उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि अगर प्राधिकरण में 2-4 मेंबर ही नहीं है तो क्या प्राधिकरण कार्य करेगा कि कार्य रोक देगा, बताइए तो। कार्य करेगा। और प्राधिकरण का कार्य वैध माना जाएगा कि अवैध, वैध। ये नहीं कि 4 लोग नहीं है तो कार्य ही रोक दिया जाए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, हो सकता है मेंबरे न हो सकता है मुख्य सचिव ही कोई न हो, कोई मेंबर न हो, तो इसका मतलब नगर महापालिका भंग हो गई हो, तो ऐसी दशा में कार्य किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। एक और उदाहरण इस पर देखिए, राष्ट्रपति आएंगे जाएंगे लेकिन राष्ट्रपति का कार्य रुकेगा नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति अगर मर गया तो कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्य को करेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी मर गए तो कौन सा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी मर गए तो कौन सा, तो जो आपका 33 है, ये क्या आपका कोदो बोने के लिए थोड़े हैं। यानी कि आपका कहा जाता है कि आपका ये आपका फालतू में थोड़े बैठे हैं। 34 जज हैं टोटल,
उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति है, 33 अन्य हैं, तो क्रम बना लीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायमूर्ति, और मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो ये 33 जो बचे हैं उनमें से जो वरिष्ठ रहेगा वो, तो 33 में कोई तो रहेगा। अब आप कहेंगे कि 34 मर गए, कोई नहीं है, तब तो भाई अब कानून नया बनाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहा तो उतना नहीं, संभव क्यों नहीं भाई, हो सकता है बम विस्फोट हो जाए, एक ही बार मीटिंग हो रही है गुरुवार के अनुसार, तो सुप्रीम कोर्ट बचा रहेगा, जज आते जाते रहेंगे लेकिन न्यायपालिका थोड़े खत्म होगी। अब वो अलग बात है, उतना लंबा नहीं जाना चाहिए। आइए इसके बाद देखिए धारा 5। भाई धारा 5 पढ़ना नहीं है, बस एक लाइन हम बता दें। प्राधिकरण के कर्मचारी, तो प्राधिकरण के जो कर्मचारी होंगे, सचिव होंगे, मुख्य लेखा अधिकारी होंगे, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार। तो बताइए विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार। एक लाइन में किस धारा में? 5। इसके बाद धारा 5 है केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन। केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन का मतलब ये हुआ कि 2-3 जिलों या एरिया को मिलाकर एक ही विकास प्राधिकरण बना देना, जैसे कि प्रयागराज हो गया, कौशाम्बी हो गया, और 2 जिले हैं तो दोनों के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरण न बनाकर क्या किया जाए? एक ही विकास प्राधिकरण बना दिया जाए ताकि ये दोनों के लिए काम करे। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है मेंस में, धारा 6 से बनता है, सलाहकार परिषद। यानी कि आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सलाहकार परिषद होती क्या है, इसका कार्य क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन का मॉडल देखिए कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत सलाहकार परिषद यानी कि एडवाइजरी काउंसिल के गठन और कार्यों का उल्लेख करिए। तो जैसे ही आपका ये मेंस में बने तो कौन सा सेक्शन लिखना पड़ेगा? 6। देखिए हम बता रहे हैं, आप ये ऐसे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 6 में सलाहकार परिषद के गठन एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। सलाहकार परिषद एक सलाहकारी संस्था है, ये विकास प्राधिकरण को सलाह दे सकती हैं कि क्षेत्र का विकास, माने विकास क्षेत्र का विकास कैसे किया जाना चाहिए। विकास प्राधिकरण इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं, विचार कर सकता है। यानी कि सलाहकारी परिषद केवल क्या देती है? सलाह। तो बताइए, तो अब आप लोग संविधान भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बताना ही होगा कि कौन कौन संस्थाएं सलाहकारी परिषद है और उनकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। तो बताइए, आपका जो नीति आयोग है वह एक आपका, या पहले योजना आयोग था, नीति आयोग एक सलाहकारी परिषद है। फिर आपका जो राष्ट्रीय आपका विकास परिषद है वह भी एक सलाहकारी संस्था है। सरकार को सलाह दिया जाता है नीति आयोग द्वारा, यानी कि योजना आयोग द्वारा, कि आपको ये करना चाहिए। अब सरकार चाहे सलाह मांगे या सलाह न मांगे, उसी प्रकार एक सलाहकार परिषद बने बनाई जाएगी। ये किसको सलाह देगी? सरकार को नहीं, बल्कि किसको? विकास प्राधिकरण को। कैसे विकास किया जाए, कैसे क्या किया जाए, किस क्षेत्र के विकास की ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ क्या क्या आवश्यकता है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सलाहकारी परिषद के गठन और कार्यों का उल्लेख करिए। तो गठन और कार्य कहाँ दिए गए हैं? तो धारा 6। अब देखिए, आपका कह सकते हैं कि गठन हम करवा दें। देखिए भाई,
धारा 6 का पहला खंड देखिए। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आया कि सलाहकारी परिषद का गठन आवश्यक है कि राज्य सरकार का विवेकाधिकार है गठित करना। तो क्या लिखा है, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती हैं, उपयुक्त मतलब उचित समझती हैं, तो समझती हैं यानी कि समझे न समझे, समझती हैं का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार चाहे तो सलाहकार परिषद गठित करे या गठित करने से क्या कर दे इनका। भाई देखिए, आपका समझती है मतलब ये हुआ, राज्य सरकार यदि उचित समझती है तो महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से संबंधित अन्य विषयों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में जैसे प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी। तो सीधा इसका एक लाइन में अर्थ हुआ कि यदि राज्य सरकार उचित समझे तो विकास प्राधिकरण माने राज्य सरकार उचित समझे तो महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं से संबंधित मामलों में विकास प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद क्या कर सकती है, गठित, चाहे करे या न करे। तो बताइए सलाहकार परिषद किसको सलाह देगी? भाई विकास प्राधिकरण को। किस मामले में? मास्टर प्लान या अन्य योजनाएं या विकास प्राधिकरण कैसे कार्य करे, इस बारे में। अब सलाहकार परिषद में धारा 4 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। तो तुरंत अब धारा 4 आ जाइए, फिर एक बार कवर करिए भाई। धारा 4 का क्लाज 3 आपका किस एरिया के लिए था? जिस एरिया में नगर महापालिका हो या न हो, बताइए तो, अभी बताया गया हो। और जिस एरिया में नगर महापालिका से भिन्न कोई संस्था है, उसके लिए कौन सा क्लाज हमने बताया था? 7। तो अगर नगर महापालिका है एरिया में, तो विकास प्राधिकरण का गठन आपका कह सकते हैं कि खंड धारा 4 के खंड 3 में, और नगर महापालिका न है बल्कि नगर निगम या परिषद है, तो विकास प्राधिकरण का गठन किस खंड के तहत हुआ था? 7। तो 7 में बताइए फिर एक बार, अभी बताया गया, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कम से कम कितने मेंबर? 5। अधिकतम कितना बताया गया था? 11। कम से कम कितने बताए गए? 5 और अधिकतम 11। तो जो ये खंड 4 की उपधारा 3 यानी कि ये जो हम नियम बताएंगे, ये आपका किस में लागू होगा? तो ये नियम आपका उस एरिया में लागू होगा जहां विकास क्षेत्र तो हैं लेकिन वह एरिया किससे रिलेटेड है? नगर महापालिका। तो वहाँ सलाहकार परिषद में कौन कौन होंगे, वही लिस्ट याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं इसका। तो प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा। तो पूछ सकता है सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो विकास प्राधिकरण का क्या होता है? अध्यक्ष। पदेन, एक शब्द आ रहा है बार बार, पदेन। पदेन शब्द आ रहा है भाई, इसको आपका कह सकते हैं कि एक्स ऑफिसियो। पदेन शब्द को पहले बता दिया, जब बार बार आ रहा है, जहां भी पदेन शब्द आए ये कई जगह आपका काम करेगा। अब पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति एक पद पर आसीन है, एक पद को पाया है और उसके आधार पर उसे अपने आप दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, कुछ करना नहीं रहता,
तो ऐसी दशा में हम कहते हैं पदेन या एक्स ऑफिसियो। तो बताइए, आपका पूछा जाता है कि संविधान में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है, कार्य कोई और करता है, यानी कि कार्य तो किसी अन्य को अन्य करता है और शपथ किसी अन्य का लेता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा का सभापतित्व करना। तो इसीलिए यानी कि उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति होगा वह स्वयं या अपने आप या पदेन, और इंग्लिश वर्जन भी याद रखिए एक्स ऑफिसियो, वह क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब इसी पर आपका थोड़ा योजना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ये सब क्या है? पदेन। यानी कि जो भी व्यक्ति पीएम रहेगा वह अपने आप इन सब संस्थाओं का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। इसी प्रकार आपका सलाहकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो अलग से नहीं नियुक्त करना है। जो विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा वह अपने आप इस सलाहकारी परिषद का भी क्या माना जाएगा? अध्यक्ष। नियुक्त नहीं करना है, पदेन होता है। तो ये आपका पदेन हुआ। दूसरा देखिए, इसको कल और बताया जाएगा भाई, बहुत लंबा भी ना खींचा जाए, क्योंकि आपका 1.25 घंटा हो गया तो भाई बैलेंस भी बनाना है। हमें लगता है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। 10-12 दिन इतना स्पीड में चल रहा है कि 10 यानी कि आपका प्रयास किया जाए कि नवंबर लास्ट जाते जाते निपटा दिया जाए। उसके बाद भाई चकबंदी इत्यादि एक एक करके, तो अभी संविधान चलेगा भाई 15 मिनट बाद चलेगा, बता दिया जाए। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा।